नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो होने वाला है एक ऐसे स्टॉक पे जिस पे विजय केडिया जी काफ़ी बुलिश हैं और हाल में काफ़ी अच्छा पोजीशन भी उसमें बना लिए हैं। तो आखिर उनकी मेंटेलिटी क्या होगी जो ये स्टॉक उन्होंने खरीदा है, और क्या ये आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा रिटर्न आप लोगों को बना के देगा या नहीं, ये सब जानेंगे आज इस वीडियो में। तो लेकिन सबसे पहले हम बता दें, एक इन्फॉर्मेशन है कि इस चैनल पे बताए गए हुए जितने भी स्टॉक हैं वो कोई बाय और सेल्फ रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप ये सब सिर्फ आपको सूचना देने के लिए बताया जा रहा है, इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है, अब देखिए, विजय केडिया जी ने महामाया लाइफ साइंस पे काफ़ी अच्छा बेट किया है, और ये पिछले कुछ दिनों से जब से आईपीओ आया है तब से ही ये एक अच्छा मूव दिया है। यहाँ पे देखिए कि ये आईपीओ आया था 115 116 पे, और लगभग अब देखिए ये अब डबल होने के स्थिति में आ चुका है। तो अभी क्या होता है कि कोई भी नया आईपीओ आता है, और खासकर जो एसएमई आईपीओ आता है, तो उसमें कंपनी वाले चाहते हैं कि उसमें बड़े से बड़े जो इन्वेस्टर हैं उसमें उनका नाम हो। तो यदि ये अब ये कोई बता नहीं सकता है कि ये महामाया लाइफ साइंस ने विजय केडिया जी को बोला होगा कि भाई आप खरीद लो जिससे मेरा माल छिपने में आसानी होगी, या विजय केडिया जी ने कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आने वाले समय में जो जो महामाया लाइफ साइंस का उन्होंने फ्यूचर देखा होगा कि हो सकता है कि यहाँ से डबल या ट्रिपल जो भी है वो हो जाए। तो लेकिन अब हम चलते हैं कि इसके जो फाइनेंशियल है उसको थोड़ा देख लेते हैं, टेक्निकल भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि जैसे ही आईपीओ का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं और लगातार उसको बाइंग करके अपने ऊपर तक उसको खींच के ले जाते हैं। जैसा कि आप इस स्टॉक में भी देखिए कि आईपीओ आने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला, और उसके बाद जैसे ही पता चला कि विजय केडिया साहब ने इसमें एक अच्छा पोजीशन बना रखा है, लेकिन वो भी 1% से कम ही है, लेकिन 5 से 7 करोड़ के आसपास होगा, कुछ खरीदे होंगे, जिसके कारण जो है रिटेल निवेशक जो है भर भर के इसमें घुस गए हैं। और ये लगभग अब देखिए 1200 क्वांटिटी का ये एसएमई आईपीओ है। तो काफ़ी सोच समझ के इसमें निवेश कीजिएगा, क्योंकि देखिए एसएमई आईपीओ का सबसे बड़ा खतरनाक बात यह है कि वो बढ़ता तो तेज है, लेकिन जब वो अपने जो अर्निंग को मैच नहीं कर पाती है, और थोड़े दिन में आप देखे होंगे कि इसी तरह की कंपनी थी निर्माण एग्रो, वो भी एक समझिए कि दिवालिया हो जाने के कारण कगार पे आ गई है। कहाँ वो 400-500 का स्टॉक गिरते हुए 40-50 पे आ गया। तो वो भी एक एसएमई आईपीओ थी, और ये भी महामाया लाइफ साइंस भी एक एसएमई आईपीओ है, और वो भी एग्रीकल्चर बिजनेस में ही है। तो आप लोग सोच समझ के इसमें निवेश कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा फंडामेंटल पे। देखिए आज 15 से 16% के आसपास इसका जो एक रैली है वो महामाया लाइफ साइंस में आया है। लेकिन ये सब जो है सिर्फ एक्सटर्नल बाइंग है। एक बार जो बाहर के जो बायर्स हैं अगर वो खरीदना बंद कर दें तो ये कंपनी थोड़ा भी चलने के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि बाइंग समाप्त होने के बाद ही कंपनी का असली औकात पता चलता है। वहीं पे देखिए आपके उसका स्टॉक भी 33 के आसपास है, आरओई बहुत अच्छा है, 34% है, और सेल्स ग्रोथ उसके डबल है। तो भाई आरओई अगर 34 ही है, अगर सेल्स उसके डबल है, तो कहीं ना कहीं इसको आने वाले समय में अपना इक्विटी डाइल्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस पेस से कंपनी बढ़ रही है उससे ज़्यादा वो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। तो जैसा कि महामाया के लाइफ लाइफ साइंस के जो जो प्रमोटर्स हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रमोटर्स हैं, साउथ इंडियन है प्रमोटर्स। यहाँ पे देखिए कृष्णा मूर्ति जी, इन्होंने बताया है कि आने वाले समय मेरा जो प्लांट है जो दहेज में गुजरात में है वो लगभग 100% यूटिलाइजेशन पे आ चुका है। तो अब कहीं ना कहीं इनको अगर फ्रेश सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ करना है तो इन्हें कैपेक्स करना होगा। उसी के लिए ही आप देखिए कि आईपीओ लाया गया है, क्योंकि
हम तो बोल ही रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो ये आईपीओ लाए इसलिए कि अपने जो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ में जो पेश करना है उसको और बढ़ाना है, उसके लिए आपको चाहिए, ये देखिए, उसको चाहिए आपको फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल कहाँ से मिलेगा? बाजार से मिलेगा। तो बाजार से लाने के लिए उन्होंने आईपीओ लाया, और तब से देखिए अभी एफ आई आई 6.39 और डी आई एफ 4.67 के आसपास निवेश किए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आईपीओ आने के 6 महीना बाद उस स्टॉक का असली जो है मज़ा पता चलता है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं और जो जिनको एग्जिट चाहिए होता है, जिसके लिए आईपीओ लाया जाता है, वो 6 महीना तक वेट किया जाता है, क्योंकि लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड के बाद ही पता चलता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे, क्योंकि लॉक इन पीरियड जैसे ही समाप्त होता है एक तरफा सेलिंग आना शुरू हो जाता है और स्टॉक को नीचे की तरफ आ जाता है। जैसा कि आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी देखे होंगे कि कभी वो 150 160 के आसपास आ रहा था, अभी देखिए 95 के आसपास है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स थे जो इसमें घुसे हुए थे वो अब धीरे धीरे इसमें से निकल रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको सोचनी होगी, ठीक है। दूसरी बात ये है, इनका डेट डे भी लगातार बढ़ते जा रहा है, इन्वेंट्री भी देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी होगी, क्योंकि रिसीवेबल्स देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, 18 करोड़ से आगे बढ़ते हुए 20 करोड़। इन्वेंट्री देखिए, बाप रे, 50 करोड़ के आसपास इन्वेंट्री हो गया, जो कहाँ पे इनका 16 करोड़ के आसपास इन्वेंट्री था, वो बढ़ते हुए 50 करोड़। तो इन्होंने जो सेल्स दिखाया है, तो क्या ये सिर्फ इन्वेंट्री का है? जिस तरह से सेल्स दिखाए हैं 2024 में 161, इसके बाद 100 करोड़ का जो सेल्स ग्रोथ, 100 करोड़ में जो सेल्स ग्रोथ आया है पिछले साल से इस साल में, तो ये सब चीज़ें भी हैं, सेल्स ग्रोथ दिखा रहे हैं। लेकिन आप जो है इन्वेंट्री में 49 करोड़ उसमें ऐड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सेल्स ग्रोथ सिर्फ 50 करोड़ का हुआ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखिए, ईपीएस देखिए यहाँ पे, ये चीज़ है ईपीएस सिर्फ 7.28, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूट हुआ है कहाँ, जहाँ ईपीएस यानी एक शेयर धारक को 41 रुपये कहाँ मिल रहा था आईपीओ से पहले, वो घट के हो गया 7.7 रुपये के आसपास। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी होगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जो है 3-4 तरीके से कमाई करती है। वो पहला है इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, और यहाँ पे देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन, हाउस होल्ड पेस्टिसाइड, प्लांट न्यूट्रिशन और स्पेशल केमिकल्स। जैसा कि इनके जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने बताया है कि इनका हेमा बेंजोएट, हेमा, इनका मेन जो ड्रग्स हैं, जो मेन दवा है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, एक बेंजोएट करके है जो इनका स्टार प्रोडक्ट है, जो कि बेसिकली ये लोग जो है यहाँ पे इमासेटिन बेंजोएट, तो ये दवा ही मेनली ये लोग बनाते हैं। और इसका जो है मेनली जो 264 करोड़ का जो टॉप लाइन देखे होंगे, उसमें से 60 से 70% जो है वो सिर्फ B2B बिजनेस के लिए, यानी बिजनेस टू बिजनेस, ये किसी को बेच देते हैं, फिर वहाँ से वो कोई अपना प्रोडक्ट बना के अपना लेवल लगा के उसको बेच देते हैं, यानी सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस इनका डील होता है। तो बिजनेस टू बिजनेस डील में ये दिक्कत होता है कि उसमें आपका मार्जिन नहीं रहता। यहाँ पे देखिए कि मार्जिन बहुत कम होगा इसका, देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो कम होगा। देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन कम है, 9% है। लेकिन ये बताती है कि कंपनी जो है B2B बिजनेस कर रही है, B2C नहीं। अगर B2C कर रही है, लेकिन B2C इसका सिर्फ 40% है टॉप लाइन का, और मेनली B2B, जैसा कि प्रोमोटर्स ने बताया है कि B2B में जो है हमारा कोई इन्वेंट्री रुकता नहीं है और तुरंत पेमेंट हो जाता है। B2C में दिक्कत क्या है कि उसमें पैसा जो है आपको कहीं ना कहीं ऐसा एक डीलर मिल जाएगा, ऐसा एक दुकानदार मिल जाएगा जहां आपको पैसा ही नहीं देगा वो। तो इस तरह से जो है पैसा मार्केट में फंस जाता है। लेकिन B2B में है क्या, आप एक बल्क ऑर्डर देते हैं और बल्क सप्लाई करने के बाद आपको पेमेंट किया जाता है। अगर आप पेमेंट नहीं होता है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए, जिससे उस कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप देखिए B2B बिजनेस में है
तो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन कम है। तो एक्चुअली में और एक चीज़ और जिसका रिस्क जो है वो इनका कि टॉप 10 जो क्लाइंट्स है उससे इनका 80% का रिवेन्यू आता है। तो काफ़ी कंसंट्रेटेड जो इनका पोर्टफोलियो है, 80% मान लीजिए कोई एक कंपनी उसमें से गड़बड़ हो गया, डिफॉल्ट हो गई, तो इनका जो प्रोडक्शन लाइन है और इनको जिसको ये सप्लाई कर रहे हैं तो उन पे भी उनका असर पड़ जाएगा। और दूसरा बात, ये क्रॉप कटिंग, क्रॉप के आसपास ये क्रॉप के रिलेटेड कंपनी इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड से बनाती है। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि ये सब जो है मानसून डिपेंडेंट है। अगर मानसून अच्छा आएगा और अच्छी बातें हो, मानसून अच्छा आएगा, फसल अच्छी होगी, तो इन लोगों का भी बिक्री अच्छा बनेगा। लेकिन अगर मानसून ही खराब आ गया तो इन लोगों का बिक्री पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये सब भी देखना होगा, क्योंकि जैसे ही मानसून आएगा और डिले हुआ या फिर कुछ दिक्कत हो गया, जो कि काफ़ी संभावना है कि ऐसा हो, तो फिर ये स्टॉक एक तरफा नीचे गिरेगा, फिर वहाँ से आपको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो था, समझिए, एक महामाया लाइफ साइंस लिमिटेड पे एक छोटा सा डिस्कशन। यदि आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट जरूर लिखिए, यस, थैंक यू, यस और थैंक यू कुछ भी लिखें। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।